हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 12 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो जिस माध्यम से आप हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। पहले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए आपको दिया गया है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फिर मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और आखिरी में दिया गया है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, मूल संरचना की। तो पूछा जाता है ना डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया, तो केशवानंद भारती केस में आया था। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं जहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला जाता है। कुछ केसेस आपको दिए रहते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला केस आपको दिख रहा होगा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में ये आया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि क्या जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं, ये प्रश्न था। ठीक है, कि वेदर द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट और नॉट, ये इशू था जिसका कि जजमेंट क्या हुआ कि यस, अगर पार्लियामेंट चाहे तो संसद चाहे अगर तो वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, अभी हम शंकरी प्रसाद केस की बात करें, फिर सज्जन सिंह केस की, गोलकनाथ केस की और केशवानंद भारती केस की हम बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब शंकरी प्रसाद केस 1951 हुआ तो उसमें जजमेंट में बोला गया कि हाँ, संसद के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, उसमें संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में। लेकिन गोलकनाथ केस की अभी हम बात करेंगे तो उसमें मना कर दिया गया कि संसद के पास ये पावर नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर केशवानंद भारती केस में बोला गया कि हाँ, अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संसद के पास पावर है कि वो कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारती केस में बोला गया। अभी बस सुनते चलिए, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। तो शंकरी प्रसाद की जब हम बात करते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो इसमें बोला गया पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस को। यहाँ पर इशू क्या था, ध्यान दीजिएगा कि संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करने वाले 17वें संविधान संशोधन की वैधता 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था कि जो लैंड रिफॉर्म था उसको 9th शेड्यूल में रख दिया गया था। और 9th शेड्यूल में अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में। समझिए इस चीज को। तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लैंड रिफॉर्म को किसमें रख दिया गया था, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में अगर कोई भी सब्जेक्ट था तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अब आप सभी को पता है जब लैंड रिफॉर्म हो रहे थे तो लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी जा रही थी। ठीक है, और इसको जो लोग थे वो चैलेंज कर देते थे कोर्ट में कि भाई ये तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा मौलिक अधिकार है उसके अगेंस्ट है। इसीलिए आप देखते हो कि बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा भी दिया गया। चलो यहाँ पर देखो, तो इशू क्या था, वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट अफेक्टिंग दी प्रॉपर्टी राइट। इसमें जो शंकरी प्रसाद में जो जजमेंट दी गई थी कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। वही सेम जजमेंट को इसमें भी दिया गया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है देखो,
शंकरी प्रसाद का समर्थन किया गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इस बात को बोला गया। ये चीज क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं गोलकनाथ केस आता है। गोलकनाथ केस जो था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी वही था कि लोग जो गोलकनाथ थे उनके एग्रीकल्चरल लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। तो इन्होंने चैलेंज किया कि भाई ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे लैंड को कोई जब्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी मुद्दा क्या था, वही कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट आया वो थोड़ा सा अलग आया। इसमें बोला गया नो, ठीक है, नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट देखा गया। जो पार्लियामेंट की पावर थी उसको लिमिट किया गया अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की, ठीक है, कि जो अनलिमिटेड पावर पार्लियामेंट की थी कि वो कभी भी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में भी उस पर रोक लगाई गई। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि नहीं, संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, ये गोलकनाथ केस में बोला गया। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस जो था उसमें बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, ठीक है। इसमें भी प्रश्न वही था कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में असीमित संशोधन कर सकती है कि नहीं। कैन पार्लियामेंट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द लिमिट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट में क्या बोला गया, हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी तरीके का संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया, यस बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। जो मूल संरचना है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, क्लियर है। तो केसेस याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा और जजमेंट में क्या बोला गया था इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ ले। अब आगे देखते हैं। यहां पर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखते हैं 1980। इसमें इशू क्या था, वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट गिविंग अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर। यहां पर प्रश्न वही बनता है कि क्या पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो अनलिमिटेड है कि वो जब मन करे तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन कर सकती है, क्या ये अनलिमिटेड पावर है। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक डाउन द पार्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हार्मोनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, मूल संरचना की बात की गई है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हाँ, संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना को ध्यान में रखते हुए। और बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बीच में हार्मोनी भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन मूल संरचना का हिस्सा है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है इट इन्वॉल्व ओनली द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और थर्ड है इट वॉज इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, कॉलेजियम के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं पर भी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मेंशन नहीं है। तो इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, गलत है। इट इन्वॉल्व ओनली द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं है। अभी आप देखोगे जजेस भी इसमें होती है, जुडिशरी भी, मतलब जजेस होते हैं कॉलेजियम में, ठीक है, तो ये गलत है। इट वॉज इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सही है। तो यहाँ पर
प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, तो ओनली 3 इज करेक्ट। ठीक है, चल अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट जज केस 1981 में आया, जिसे एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेपर में प्रश्न बनता है फर्स्ट जज केस 1981 को किस और नाम से जाना जाता है, तो कई जगह आपको एसपी गुप्ता केस लिखा हुआ मिलता है। SC ruled that the recommendation made by the CGI to the president can be refused for cogent reason, thereby giving greater say to the executive। यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है उसी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें ये रूल किया गया कि जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई है, ठीक है, SC ruled that the recommendation, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी है, ऐसे बोलना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंड किया है किसी का नाम प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट चाहे ये जो रिकमेंडेशन है किसी की, उसको अप्रूव भी कर सकता है और उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो बता रही हूँ यहीं पर कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट जज केस 1981 एसपी गुप्ता केस की हम बात कर रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस टू द प्रेसिडेंट, जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को दे रहा है, वो प्रेसिडेंट रिफ्यूज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर थी कि जो ग्रेटर पावर है, ठीक है, वो किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, देयर बाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर, प्रेसिडेंट है ना, तो उसके पास ज्यादा पावर है कि वो रिफ्यूज भी कर दे, एक्सेप्ट भी कर ले, ये उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड जज केस 1993 में आया, इसमें ध्यान दीजिएगा, CGI ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। ठीक है, however on objection raised by the executive on the appointment, collegium may or may not change their recommendation which is binding on executive। यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर जो रिकमेंडेशन CGI प्रेसिडेंट को दे रहा था वो बाइंडिंग नहीं थी उस पर। ठीक है, वो रिफ्यूज भी कर सकता था, एक्सेप्ट भी कर सकता था राष्ट्रपति। यहाँ पर क्या लाइन दी गई है, जो भी रिकमेंडेशन कोलिजियम देगा प्रेसिडेंट को, वो उस पर बाइंडिंग होगी, विच इज बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव, मींस प्रेसिडेंट पे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोलिजियम में आपके CGI ओनली नीड्स 2 सीनियर जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, जो कोलिजियम होगा उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे CGI के साथ, ये चीज याद रखिएगा। अब थर्ड जज केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जजेस थे, ठीक है, वो आपके 4 कर दिए गए थे। क्या बोला गया, CGI शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हिज हर ओपिनियन ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। ये चीज क्लियर है। तो यही आपका क्या है, देखा गया है, जो कोलिजियम है उसमें कैसे चेंजेस देखे गए हैं, ये चीज याद में रखिएगा क्लास। जो पहला जज केस था उसमें जो CGI का जो रिकमेंडेशन था प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं था प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट भी कर सकता था और उसे इग्नोर भी कर सकता था, कैन रिफ्यूज्ड ऑल्सो। तो मतलब यहाँ पर ग्रेटर से किसको दिया गया था, एग्जीक्यूटिव को, मतलब प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर थी। सेकेंड जज केस में देखा गया, CGI ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस। CGI जो CGI है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करेगा, ठीक है, ओवर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर, और फिर वो रिकमेंड करेगा एग्जीक्यूटिव को। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं थी कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, विच इज बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर थर्ड जज केस में CGI शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म हिज हर ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। ये चीज मैंने आपको बता दी, नोट कर लीजिए। यही छोटी छोटी बात जो होती है एग्जाम में कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने थर्ड जो जज केस था उसमें देखा था
CGI जो है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिक्वायर्ड। लेकिन जब हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करेंगे, कोलिजियम की बात करेंगे, तो इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिक्वायर्ड, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो कोलिजियम है उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस की रिक्वायरमेंट है, और जब सुप्रीम को हाई कोर्ट के मतलब जजेस की बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, तो इसमें कोलिजियम की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस की रिक्वायरमेंट है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न को देखिए यहाँ पर, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बताना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। तो बताइए यहाँ पर सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात की गई है, तो दे आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट हाई कोर्ट, जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसी के कंसोलिडेटेड फंड से जो वहां का हाई कोर्ट का जज है उसे उसके अलाउंसेस और सैलरीज मिलेंगी। तो सी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर ध्यान दो, रिटायर्ड जज की बात की गई है। कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज है, उससे जो सैलरी है, उसे जो अलाउंस पेंशन है बोलना चाहिए, उससे जो पेंशन है वो कहां से मिलेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट नहीं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। जब हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज की, तो जिस स्टेट में वो है उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से उसे उसकी सैलरी और अलाउंसेस मिलती है, फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन जब हम इनके पेंशन की बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो इन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये छोटी छोटी बात है जो एग्जाम में कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, तो ये मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। Which article of the Constitution provide that the salary and allowances of High Court judges shall be charged on the consolidated fund of the state? तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है? ये आर्टिकल 221 में बोला गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि पर आरोपित होंगे? तो आर्टिकल 221। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नोन एज सेकंड जज केस? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये जो केस है ये फर्स्ट जज केस है। सेकंड जज केस की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका सेकंड जज केस था, ठीक है। क्लियर है ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने यही चीज डिस्कस की है। यहाँ पर देखो, सेकंड जज केस और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज करते हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से की जाती है? तो कॉलेजियम से, मैंने आपको बता दिया है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? तो ये तो आपको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। किस प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना। यहाँ पर आप देखते हैं कौन रिकमेंड कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है?
तो आप देखेंगे आर्टिकल 124 जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, उसी में क्लॉज 3 में अगर आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। और उसी के क्लॉज 4 में अगर आप देखेंगे तो उनको हटाने की प्रक्रिया का भी प्रावधान दिया गया है। ध्यान दीजिए क्लास, यही छोटी छोटी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज करती है, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। अभी सुनने में बहुत आसान लगता है कि अरे मैम ये सब तो आता है, हमको आगे बढ़िए, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज कर देती है। जब आपको दे देगा अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6 तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो पढ़ा था कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, लेकिन 1 2 3 4 में क्या लिखा है ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा 124 के क्लॉज 3 में योग्यता के बारे में लिखा है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और 124 में अगर हम देखें तो हटाने की प्रक्रिया के बारे में लिखा है। फिर देखो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। ये चीज क्लियर होगी। क्लास अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। फिर आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, और उसे शपथ कौन दिलाता है उसके पद की, राष्ट्रपति ही दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ उल्लेखित है, तो ये शेड्यूल 3 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 6 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में उनके नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किंतु किस परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है, तो ये आपका खाली जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तभी, ठीक है, नहीं तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा उनकी सैलरी और अलाउंसेस में। हाँ, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है, कम करने की बात कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ये एक्टिंग जजेस की बात की गई है, तो इसमें आर्टिकल 126 में, याद रखिएगा पूछा जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर। अब देखो एडहॉक की बात की गई है, वहां पे एक्टिंग जजेस की बात की गई थी, यहाँ पर एडहॉक जजेस की। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती है, तो केवल उच्चतम न्यायालय में, याद रखिएगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत होती है, ठीक है, जो कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम एक्टिंग जजेस की बात करेंगे, एक्टिंग जजेस की, तो इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। जब हम एडहॉक जजेस की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति आर्टिकल 127 में दिया गया है, किसके द्वारा की जाती है, सीजीआई के द्वारा, ऑन रिकमेंडेशन, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तदर्थ मतलब एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, ये ध्यान में रखिएगा। यही छोटी छोटी चीजें एग्जाम में कंफ्यूज कर देती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस कारणवश की जाती है, कोरम पूरा ना होने पर। जब कोरम पूरा नहीं होता है, नंबर ऑफ जजेस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, तो एडहॉक जजेस को उस केस के लिए अपॉइंट किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व अनुमति लेता है, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है, तो उच्चतम न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश अल्पकाल के लिए, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास, अल्पकाल के लिए, जब तक की रिक्वायरमेंट हो तब तक के लिए ही। अब जो पॉइंट बताने जा रही हूं उसको नोट डाउन कर लो। अभी तक हम देख रहे थे आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, तो नोट करो 124वें आर्टिकल में क्या बोला गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे until parliament by law prescribe a larger number of not more than 33 other judges। अभी अगर प्रेजेंट में बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, पेपर में प्रश्न बनता है तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में इस समय जजेस की संख्या जो है निर्धारित की गई है, जो डिसाइड की गई है कि इतने जजेस होंगे, वो कितने हैं 33 + 1 मतलब 34। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और 33 अदर जजेस की बात कही गई है। अब दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए आपके, वो क्या है, वो ये है कि मैम अगर हम इन संख्या को बढ़ाकर 50 करना चाहें या 51 करना चाहें, संख्या को बढ़ाना चाहें, तो ये अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है। जो बता रही हूं उसको नोट डाउन करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 का अगर आप क्लास ध्यान से सुनिएगा, जो बात बता रही हूं यहीं पर कंफ्यूजन होती है। अगर आर्टिकल 124 का आप क्लॉज 1 देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, सीजीआई होंगे और अदर जजेस होंगे, ठीक है। लेकिन अभी अदर जजेस की संख्या कितनी है 33 है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, टोटल 34 है, ठीक है। तो ये कौन अंटिल पार्लियामेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ नंबर ऑफ नॉट मोर देन 33 जजेस। तो यहां पर कौन है, किसके बारे में बात की गई है, पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है, संसद के बारे में नोट कर लो। फिर देखो, एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आप सभी को पता है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड and seal after consultation with such judges of Supreme Court and of High Court in the state as President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attain the age of 65 years। तो पूछा जाता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी डिसाइड की गई है, तो 65 ईयर डिसाइड की गई है, ठीक है। यहां पर उनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। नंबर ऑफ जजेस की अगर संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ानी है तो वो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ध्यान में रखना सब चीज, ठीक है। यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिजाइन करना चाहता है, अपनी पोस्ट को, तो वो किसको लेटर लिखता है, प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूं यहां पर। फिर देखो, द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, संसद के पास ये पावर है कि जो रिटायरमेंट एज है वो डिसाइड करे। तो अभी बाय लॉ जो एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है डिसाइड है वो 65 है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू बाय लॉ, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन की बात करें, अभी आपने देखा था कि एक प्रश्न पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में दिया गया है, जिसमें पहली चीज बोली गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोली गई है, हैज बीन एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ हाई कोर्ट 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर की प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए हाई कोर्ट्स में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर हैज बीन एटलीस्ट 10 ईयर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर ध्यान देना, 5 साल की बात की गई है कि 5 साल तक वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या 10 साल एडवोकेट की तरह
वो काम किया हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये भाई बड़ा अच्छा जूरिस्ट है और इससे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कर सकता है, मतलब ये वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या है? द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और या फिर 5 साल जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर 10 साल एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो फिर देखो फोर्थ देख लो। फोर्थ में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट है क्लास। जो चीजें बता रही हूं उसको सुनते चलो, महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो 124 के क्लॉज 4 में क्या बोला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after an address by each houses of parliament supported by majority of total membership of the house and by majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior and इनकैपेसिटी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, मेजॉरिटी में उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, दैट इज ओके, ये पता होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड क्या है ये बहुत मैटर करता है, पेपर में प्रश्न बन सकता है। ग्राउंड क्या हो सकता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। यहाँ पर लिख लो इसको, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। ये ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का। ये चीज क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, बस जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहां पर ओथ कौन दिलवाता है, ये मैंने आपको अभी बताया है। ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलवाता है, और ओथ के बारे में 3rd शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। और यहां पर 7th में क्या बोला गया, नो पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बार किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह काम कर लिया है, तो यहां पर देखना, शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो किसी दूसरे कोर्ट में या फिर किसी टेरिटरी, किसी भी अथॉरिटी में काम नहीं करेगा। नो पर्सन लिखा है, नो पर्सन। नो पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में वो काम नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कि उससे वो पद से रिटायर हुआ, अब जाके किसी और कोर्ट में बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज क्लियर है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं क्लास, इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नोट करते हुए चलिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं। अब देखो, विच आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशल लीव टू अपील की बात की गई है आर्टिकल 132, 133, 134 और 136। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो आपका है 136, याद रखिएगा, ठीक है। एसपीएल के बारे में किसमें बोला गया है, आर्टिकल 136 में, ठीक है क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो प्रश्न को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा आपका सही नहीं है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट। Chief Justice recommendation is binding on President for appointment of Supreme Court judges, and Constitution explicitly define the qualification of Chief Justice of India. अब मुझे बताओ यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है। ये आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये बिल्कुल सही है,
नॉट बोला है, हमें नॉट पे फोकस करना है, ठीक है। आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, सही है। चीफ जस्टिस कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस, हाँ, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के बेसिस पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। प्रोसीजर होता है कि दोनों हाउसेज में पास हो मेजॉरिटी से, दैट इज डिफरेंट थिंग। CGI recommendation is binding on the president for appointment of Supreme Court judges। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कोलेजियम के बारे में बताया है जिसमें 4 सीनियर जजेस होते हैं, ठीक है। CGI जो रिकमेंडेशन देता है एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, वो उस पर बाइंडिंग होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो पहला फर्स्ट जज केस था उसमें बाइंडिंग नहीं बोला गया था, उसमें रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं थी प्रेसिडेंट पे, लेकिन हम देखते हैं थर्ड जज केस में इसको बाइंडिंग कर दिया गया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ CGI। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वालिफिकेशन की बात की है, तो हमने क्या बोला है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, जिसमें मैंने आपको बोला है कि 5 साल वो जज की तरह काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में जज की तरह, या फिर 10 साल एडवोकेट के रूप में किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, प्लस या प्रेसिडेंट की नज़रों में वो एक अच्छा जूरिस्ट हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशनरी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट लिखा है ना, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, ठीक है। वहां पर क्या मैंने कहीं पर भी ये बोला था कि ये जो क्वालिफिकेशन है वो स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है? नहीं, कहीं पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अलग से क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है, ठीक है क्लास। चलो यहाँ पर ये चीज़ सही हो, मतलब ये सही समझ में आ गया होगा आपको, तो डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, कुछ और प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? तो उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 6 में, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये चीज पता है, जब हम आर्टिकल 124 की बात करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 214 की जब हम बात करते हैं तो हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, क्लियर ना। 124 214, ठीक है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की कितनी संख्या है? 25। उच्च न्यायालय की स्थापना तथा इनके लिए अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है? देखो ये जो अधिकार है वो संसद के पास है। हाँ, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट और रिमूवल, तो वो वहां पर शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन इनके अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसके प्राप्त होता है? संसद के पास। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये भी संसद के पास होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा भी अगर समझ जाएंगे तो आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं ना और यहाँ पे प्रेशर होता है कि भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तब सिली मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए कि कहाँ पर आपकी परीक्षा में आप गलती कर सकते हो, इस पर भी ध्यान दिया करिए। तो ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना तथा इनके लिए अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। पेपर में दिया रहेगा राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, फिर दिया रहेगा गवर्नर के पास, इस तरीके से आपको दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा संसद के पास होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का भी अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों अथवा किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 231 में, याद रखिएगा, आर्टिकल 231 में बोला गया है संसद जो है, ठीक है, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 231, ठीक है। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 216, ठीक है, का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 216। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि हाई
हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखेंगे, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना मद्रास और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई है। 1862 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, फिर 1866 की बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, 1884 में कर्नाटक और 1916 में पटना। तो याद रखिएगा, तो मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई है। अब परीक्षा में आपको प्रश्न अगर ऐसे दे दिया कि मुंबई, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई है, तो वो करेक्ट कहलाएगा कि रॉन्ग? ध्यान दो, अगर मैंने आपको दे दिया बॉम्बे, ठीक है, मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई है, तो ये आपका एग्जाम में सही होगा कि गलत होगा? अब ध्यान देना, जब आप प्रेशर में रहते हो क्लास, अभी आपको ये सारी चीज़ें आसान भी लग रही होगी, लेकिन जब आप प्रेशर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप पढ़ने में गलती कर देते हो। क्या गलती है यहाँ पे? मुंबई, बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद नहीं, कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई है। हम जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करेंगे, इलाहाबाद की, तो इसकी स्थापना 1866 में हुई है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये तो आसान सा प्रश्न है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। Which article of the Indian Constitution deal with the establishment of Supreme Court? ये भी बहुत आसान है। अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 124 के तहत होता है। ठीक है, और उसमें कितने जजेस हैं? 33 प्लस 1। 1 कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर इस नंबर में कोई भी चेंजेस करना होगा तो पार्लियामेंट बाय लॉ चेंज करेगा। What is the retirement age of Supreme Court judges in India? भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कितनी है, 65 वर्ष है। ठीक है, क्लियर है? 65 years. The minimum number of judges required to hear a case involving constitutional interpretation is. संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? तो 5। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। ये सब आसान प्रश्न है। Who was the first Chief Justice of Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर आपके कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न है तो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा देखने में आपको समय लगेगा, तो मैं आपको टाइम भी दूंगी। पढ़िए आराम से। क्या दिया गया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जस्टिस B.R. गवई अपॉइंटमेंट as the 52nd Chief Justice of India. He is only the second Dalit to become a Chief Justice of India. फिर his appointment followed the convention of seniority. फिर आखिरी आपको दिया गया है the President of India administered the oath of office under the Article 124 Clause 6. और आखिरी आपको दिया गया है his tenure as a Chief Justice will extend beyond 2 years. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। आराम से प्रश्न को पढ़िए क्लास, तब तक मैं भी एक घूंट पानी पी लूँ। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और मुझे बताइए सही उत्तर आपका क्या होगा। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है क्लास कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है, प्रश्न को पढ़ने के लिए मैम को और समय देना चाहिए था, तो आप खुद वीडियो को पॉज कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हिज टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस विल
एक्सटेंड बियॉन्ड 2 years, ये नहीं, 1 साल तक, अभी नवंबर 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 ही आपका सही है, चौथा आपका गलत है। ठीक है, यहां पर देख लो, जब हम बात कर रहे हैं तो पहले दलित सीजीआई कौन थे, वो केजी बालकृष्णन थे। ठीक है, और ये दूसरे दलित सीजीआई हैं। ही वॉज द सीनियर मोस्ट जज आफ्टर डीवाई चंद्रचूड़। फिर द ओथ एडमिनिस्टर्ड अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 6, मैंने आपको बताया है ओथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 6। स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट बिकॉज हिज टेन्योर इज लेस देन 1 year। क्लियर? चलो, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली किस जनजाति के लोग प्रमुखता इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं? तो यहाँ पे बताइए, थारू, महागीर, गोंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रिलीजन ऑफ इस्लाम फॉलो करते हैं महागीर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी आपका सही उत्तर है। माहिगिर जनजाति के लोग जो हैं वो बिजनौर जिले के नजीमाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, और ये जनजाति जो है वो इस्लाम धर्म की अनुयायी है। मछली पकड़ना इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ट्राइब्स को हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती है यूपी स्पेशल में। जैसे खारवाड़ ट्राइब्स की जब हम बात करेंगे तो ये देवरिया, बलिया, बनारस, सोनभद्र, गाजीपुर जिले में देखने को मिलती है। गोंड, धुरिया, ओझा की हम बात करेंगे, गोंड या फिर धुरिया या फिर ओझा की, तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। पहरिया की बात करेंगे, पेपर में पूछा है, सोनभद्र, बैगा सोनभद्र, चेरो सोनभद्र, चंदौली, भुनिया सोनभद्र, ठीक है, अगरिया सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, बुक्सा बिजनौर, और यहाँ पे पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर। तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो क्लास ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों पे, ये सब महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। ट्राइब मैंने आपको पहले भी बोला है, वर्ल्ड की हो, विश्व की हो, भारत की हो या फिर यूपी की हो, ठीक है, ट्राइब जनजाति आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो उसको याद जरूर कर लीजिएगा। वर्ल्ड की भी ट्राइब्स जो आपके परीक्षा में पहले पूछे हैं। देखिए, सारे जनजातियों को याद करना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन जो जनजाति के बारे में आपकी परीक्षा में पहले के पेपर्स में पूछा गया है उनको तो आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य है कि उन ट्राइब्स को आप याद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने रियो दी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में माना जाता है। ठीक है, दूसरा है एजेंडा 21 एक बाध्यकारी योजना है। चलो, In 1992, United Nations organized the Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro, जिसको कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, और एजेंडा 21 जो है वो बाइंडिंग एक्शन प्लान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो दी जेनेरियो में हुआ था और उसे 1992 में अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी, ये भी सही है। इसी में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, एजेंडा 21 बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 जो है वो आपकी बाइंडिंग एक्शन प्लान है, नहीं, ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, एक आपका सही है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित गैसों को उनके योगदान प्रतिशतता के अनुरूप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। चलो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और मीथेन। तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो अब परेशान मत हो जाएगा कि मैम वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन, तो ध्यान रखिएगा, हाँ, वाटर वेपर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, नेचुरल सोर्स में आपके वाटर वेपर आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें किस गैस का कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में,
ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाटर वेपर का होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो 2-1, फिर मीथेन का, फिर ओजोन का। डी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन क्लास एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि वाटर वेपर, मेरी बात फिर से सुनिएगा, कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा तो होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल में जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, तो उसमें वाटर वेपर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वाटर वेपर सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं सम्मिलित है? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में उन ग्रीन हाउस गैसेस की को इंक्लूड किया गया है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के कारण रिलीज होती है। ठीक है, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एमिशन। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, लेकिन वाटर वेपर नहीं है, ये याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन वाटर वेपर नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है, तो आप बोलेंगे हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2143 आपका सही है, डी आपका सही है। ध्यान देना, ग्रीन हाउस गैसेस में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन सी है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। ये चीज क्लियर है। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करेंगे तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो बताइए, वाक्य विकलांग, श्रवण विकलांग, दृष्टि विकलांग या फिर चल विकलांग? तो यहां पर सबसे ज्यादा अधिक संख्या है दृष्टि विकलांग की। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सी आपका सही उत्तर है। 20.6 निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है नागालैंड में। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो बताइए, भित्री इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर मंदसौर में? तो यहाँ पर किसका बोला गया है? सिल्क वीवर्स के बारे में। तो रेशम बुनकरों का जो उल्लेख है वो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। डी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न मैंने पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया है, और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर मंदसौर अभिलेख, डी आपका सही उत्तर है। इसको आपने टिक लगा लिया होगा। एक मिनट, ये रहा, यहां पर डी आपका सही है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा, यशोवर्मन से संबंधित है। और मंदसौर में मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है, जो प्रमुख रूप से लाट मतलब गुजरात प्रदेश के निवासी थे, और वहां से मंदसौर चले गए थे। ठीक है, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? चलो अब कुछ इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं और किससे संबंधित है वो देख लेते हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ ये चीज। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, नासिक गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा परीक्षा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्लास। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किससे? शैव सेक्ट से, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय या द्वैताद्वैत? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है?
ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम श्री संप्रदाय की बात करेंगे तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, माधवाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। अगर संप्रदाय की बात करेंगे तो निम्बकाचार्य संकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय से माधवाचार्य, श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य। क्लियर है? तो बी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अभ्युदय केशव चंद्र सेन नहीं है, मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अभ्युदय की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय होंगे। ठीक है, देखो, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बाम बोधनी केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, कॉमरेड हमदर्द जिन्ना, वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री अरबिंदो घोष, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी आपको पता है राजा राम मोहन रॉय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल, जिसमें इन्होंने किससे बोला था? फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, दी रिवॉल्यूशनरी सचिन नाथ सान्याल, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भवानी मंदिर बरिंद कुमार घोष। तो टिक लगा दिया है मैंने, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि आप लोग पढ़ लीजिए। 1924 का बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन का संबंध प्रमुख रूप से मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था। बिल्कुल सही है, 1924 के बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन का संबंध जो मंदिरों में भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उससे रिलेटेड था। बिल्कुल सही है। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था, बिल्कुल सही है। 1946 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, रॉलेट एक्ट नहीं, जलियांवाला बाग कांड के बाद, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 का जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो कौन सा गलत है? डी आपका गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, तो स्पेन की राजधानी आपकी क्या होगी बताइए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ठीक है। ल्यूथेनिया की बात करेंगे तो विलियंस, फिनलैंड की बात करेंगे तो हेलसिंकी, और कनाडा की बात करेंगे तो ओटावा। तो डी का सबसे इजी तो कनाडा वाला है, डी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेन भी इजी है, स्पेन का मैड्रिड हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। क्लास कहीं पर भी ऐसा लगता है कि वीडियो को पॉज करके एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, तो वीडियो को जरूर पॉज कर लिया करिए और आराम से अपना समय लेते हुए प्रश्नों को पढ़ा करिए और उत्तर देने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब देखो कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है, तो चलो बताओ।
ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही है। धारवाड़ चट्टानें जो हैं वो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, मिनरल्स। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में मिलती है। यही चीज यहाँ दिया गया। हाँ, आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें क्यों हैं? क्योंकि देश की लगभग सभी जो धातुएं हैं हमें इन्हीं चट्टानों से मिलती है। फिर तीसरा, ये आर्किन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्किन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निष्पेक्षण से बनी रहती है, निक्षेपण से बनी रहती है। बिल्कुल सही है। भारत का 90 से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। ये गलत हो गया ना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि धारवाड़ चट्टानों से मेनली हमें मिनरल्स मिलते हैं। जब हम गोंडवाना चट्टानों की बात करते हैं तो वहां से हमें फॉसिल्स मिलते हैं, वहां से हमें कोयला मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोंडवाना होना चाहिए। तो कौन सा धारवाड़ चट्टानों से रिलेटेड फीचर नहीं है? तो डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको पर्यटन स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको राज्य दिया गया है। तो चक्राता, हफलांग, कलिम्पोंग और कुफरी। तो आपको बताना है सही उत्तर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हम चक्राता की बात करेंगे तो ये पर्यटन स्थल जो है वो उत्तराखंड में है। तो ए का थर्ड 2 जगह है। हफलांग की बात करेंगे तो ये असम में है। ठीक है, तो बी का भी फर्स्ट 2 जगह है। ठीक है, कलिम्पोंग की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है और कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख ले हम लोग, कुफरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, हफलांग असम में और चक्राता उत्तराखंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण बताइए। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लाउड स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एकदम सही है, तभी तो हेलो हेलो बोलते हो और सब जगह सुनाई देता है। तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई करंट लग जाता है क्या सितार में? नहीं, जब सितार को आप ऐसे से बजाते हो तो क्या साउंड निकलता है ना, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सोलर सेल क्या है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो खाली 2 ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो इस प्रश्न को देखो। सीमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम है पूछा गया है। यहाँ पर केवल चूना पत्थर का, केवल चौक का, ग्रेफाइट और चूना पत्थर का, चूना पत्थर और मिट्टी का। तो सीमेंट की बात करेंगे तो चूना पत्थर और मिट्टी हो जाएगा। आसान प्रश्न है। लिवर से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। यकृत से। या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताओ। लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का लिवर। बिल्कुल सही है। बाइल जूस जो सिक्रीट होता है वो लिवर द्वारा सिक्रीट होता है। बताओ, ये भी सही है। ठीक है, और लिवर जो है वो पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। ये भी सही है। तो यहाँ पर जितना भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। बाइल जूस जो है उसको कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचलित होता है। बिल्कुल सही है। यकृत प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है। सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां और पद लोकसभा से असमान है? ठीक है, द पावर एंड पोजीशन ऑफ राज्यसभा आर डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है परंतु अनुदान की मांग पर मत नहीं दे सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के लिए विधेयक केवल राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा क्लास।
जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर राज्यसभा की, तो ये बिल्कुल सही है कि राज्यसभा बजट को डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं करता है फॉर द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर वोटिंग राइट खाली लोकसभा के पास होती है, ठीक है, खाली लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास नहीं होती। लेकिन हाँ, राज्यसभा बजट को डिस्कस जरूर करता है। द बिल फॉर एबोलिश ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली इन राज्यसभा। ये तो एकदम गलत है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का महत्व होता है, ठीक है, दोनों जरूरी होते हैं, खाली राज्यसभा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है। तो दोनों में क्या बोला गया है, ए आपका सही उत्तर होगा। किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां और पद लोकसभा से असमान है, तो केवल एक में, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया, उच्च न्यायालय दिया गया है। तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन व दीव, दादर नागर हवेली। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो केरला हाईकोर्ट के अंदर इसका जुरिस्डिक्शन आता है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो चेन्नई, अंडमान निकोबार कोलकाता, दमन दीव मुंबई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखना हो तो एक बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्लास, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं इस कोर्स के बारे में, यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। मेंस में आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस पूरे कोर्स को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको अवेलेबल कराया जाएगा विद पीडीएफ विद नोट्स। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं फैकल्टी के साथ। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, ध्यान रखिएगा। फॉर प्रीलिम्स कोर्स वैलिडिटी जो है वो 18 मंथ की है। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू इंटरव्यू में आपके क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी जो फीस है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है क्लास, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। चलिए, अब आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जाते जाते एक ही बात जो मैं आप लोग से कहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए ज़रूर। अपने पर जब तक विश्वास नहीं रखेंगे तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो अपने पे विश्वास रखना सीखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, आपके भाई बहन दोस्त, कोई भी जो भी आपको लगता है कि उन्होंने हमेशा आपके हित के बारे में सोचा, ठीक है, जीवन में ऐसे खास लोग भी होते हैं, हमेशा उनकी प्रार्थनाओं के बारे में सोचिए। और सबसे पहले अपने पे विश्वास ज़रूर रखिए। आप अपने प्रति वफादार रहेंगे तो ईश्वर आपको जीवन में सफलता ज़रूर देगा, ठीक है। तो अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। पुट योर 100%, अपना 100% दीजिए, ठीक है। और प्रेजेंट में रहिए और आपका जीवन जो है सब अच्छा होगा। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। खुशियों से आपका जीवन भरा रहे और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ जाइए वहाँ पर लोग भी आपसे खुश हों, ऐसा काम करिए। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और स्वस्थ रहिए।